दोस्तों, ऑटोस्क्लेरोसिस जिसे आम भाषा में कान के अंदर की हड्डी का चिपक जाना भी कहते हैं, ये बीमारी महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होती है और इसका जो मेन इलाज होता है वो होता है सर्जरी। ऐसे में सर्जरी कब कराना है, किन मरीजों को नहीं कराना है, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इन्हीं सब बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दरअसल कान के अंदर 3 हड्डियां होती हैं जिन्हें हम ऑसिकुलर चेन कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से एक चेन की तरह जुड़ी रहती हैं। सबसे बाहर मैलियस, बीच में इनकस और सबसे अंदर स्टेपीज होती है। अगर मैलियस और इनकस या फिर इनकस और स्टेपीज आपस में चिपक जाएं तो हम इसे ऑसिकुलर एंकाइलोसिस बोलते हैं और इसके लिए जो सर्जरी होती है वो डिफरेंट होती है, जिसे हम ऑसिकुलोप्लास्टी बोलते हैं और वो सर्जरी आसान होती है। लेकिन अगर ये जो तीसरी वाली हड्डी है ये कान के बिल्कुल अंदर के यानी इनर ईयर से जुड़ी होती है। ये जो स्टेपीज होती है, इसका जो फुट होता है वो इनर ईयर पे एक विंडो होती है जिसे हम ओवल विंडो बोलते हैं, तो वहीं से ये स्टेपीज जुड़ी होती है। तो अगर स्टेपीज का फुट फिक्स हो जाता है ओवल विंडो पे, तब हम इसे ऑटोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अब ये जो फिक्सेशन होता है स्टेपीज फुट प्लेट का, ये बाकी हड्डियों का आपस में फिक्सेशन से अलग होता है। इसकी जो सर्जरी होती है ऑटोस्क्लेरोसिस की, ये बाकी सर्जरी से काफी अलग होती है और इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि ऑटोस्क्लेरोसिस में मरीज को क्या लक्षण होते हैं। अक्सर ये बीमारी मिडिल एज महिलाओं में होती है, यानी 20 से 35 साल की उम्र की महिलाओं में होती है और इसमें जो लक्षण होते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेपीज का फुट प्लेट फिक्स होता जाता है, मरीज की सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होती रहती है। कुछ मरीजों के कान में सनसनाहट या सीटी की कुछ आवाजें बजती हैं, जिससे अक्सर मरीज काफी परेशान होते हैं। कुछ मरीजों में हल्का फुल्का चक्कर आने की भी परेशानी हो सकती है और ये सारे सिम्टम्स ऑटोस्क्लेरोसिस के कई बार महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ जाते हैं या उसी टाइम पे डेवलप होते हैं, क्योंकि ये बीमारी प्रेगनेंसी के टाइम पे एग्रेवेट होती है। अब इसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए डॉक्टर मरीज से क्लिनिकल हिस्ट्री, उसका कुछ एग्जामिनेशन कान का करके और कुछ टेस्ट ऑडियोमेट्री, टिम्पैनोमेट्री और कुछ सीटी स्कैन वगैरह करा के डायग्नोसिस बन जाती है इजिली। अब डायग्नोसिस बनने के बाद बात आती है इलाज की। तो अगर दवाओं से इलाज देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक दवा अवेलेबल है जो है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड और कैल्शियम से कुछ मरीजों में कुछ हद तक आराम होता है, लेकिन अधिकतर मरीजों में बहुत खास आराम नहीं होता है। अब इसमें जो दूसरा इलाज है वो है स्टेपीज सर्जरी या स्टेपिडोटमी, जिसमें कि स्टेपीज को हटा करके उसकी जगह पे एक बनी बनाई हड्डी या एक पिस्टन स्टेपीज की जगह पे लगा दिया जाता है। ये सर्जरी 80 से 90% केसेस में सफल हो जाती है और जिन भी मरीजों में ये सर्जरी सफलतापूर्वक हो जाती है उनकी सुनने की क्षमता लगभग नॉर्मल हो जाती है। सुनने की क्षमता मरीज की ऑपरेशन टेबल पे ही, यानी कि ऑपरेशन के टाइम पे ही बेहतर हो जाती है। अक्सर ये ऑपरेशन सुन करके किए जाते हैं और ऑपरेशन टेबल पे मरीज से बात करते रहते हैं डॉक्टर, ताकि पता चल सके कि मरीज की सुनने की क्षमता कितनी बेहतर हो गई है। अब इस सर्जरी से जो मरीज के कान में सनसनाहट या सीटी की आवाज होती है उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता है। यहाँ तक कि कभी कभी ऑपरेशन के बाद सीटी की आवाज और बढ़ भी जाती है। तो जब भी इस सर्जरी के लिए मरीज जाए तो ये पता होना चाहिए कि यह सर्जरी सुनाई की क्षमता को बेहतर करने के लिए की जा रही है, ना कि सनसनाहट की आवाज को खत्म करने के लिए। कई बार मरीज अपने कान की सनसनाहट की आवाज से ज्यादा परेशान होते हैं और वो समझते हैं कि सर्जरी के बाद सनसनाहट की आवाज चली जाएगी। इस सर्जरी में जो स्टेपीज का फुट प्लेट होता है यानी फुट होता है, जो कि ओवल विंडो पे जुड़ा रहता है और ओवल विंडो के जस्ट अंदर हमारा इनर ईयर होता है। इनर ईयर का 2 काम होता है, एक हमारी बॉडी को बैलेंस करने का और दूसरा सुनने का, यानी कि जो कान में आवाजें जाती हैं उनको इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर देता है, हमारा इनर ईयर और ब्रेन तक भेज देता है। अब जो ओवल विंडो होती है उसके पास जो इनर ईयर का स्ट्रक्चर होता है वो होता है बॉडी को बैलेंस करने वाला स्ट्रक्चर। तो जब हम जो ओवल विंडो होती है उस पर एक होल बनाते हैं और उसके बाद हमारे पास जो पिस्टन होता है, उस पिस्टन की जो शाफ्ट होती है उस शाफ्ट को हम इस विंडो में डाल देते हैं और इसकी रिंग को, पिस्टन की रिंग को इनकस बोन के ऊपर फंसा देते हैं, जिससे कि हमारी ऑसिकुलर चेन यानी जो कान की हड्डियों की चेन है वो मेंटेन हो जाती है और साउंड को इनर ईयर तक लेके जाती है। अब इसमें जो ये शाफ्ट को इस विंडो में डाला जाता है होल करके, अब अगर इस शाफ्ट की लेंथ 1 मिलीमीटर भी ज्यादा हो जाए तो ये शाफ्ट इस विंडो के अंदर जहां घुसा हुआ है वहां पर ये वेस्टिब्यूल, जो कि हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है, उसके ऊपर चुभेगा और ऐसे में मरीज को लंबे समय तक चक्कर आने की परेशानी बनी रह सकती है। अगर इस शाफ्ट की लंबाई 1 मिलीमीटर भी छोटी रह जाए तो इस शाफ्ट को जो हमने विंडो के अंदर डाला हुआ है, अगर ये छोटा रह गया तो ये किसी टाइम पे इस विंडो से बाहर निकल जाएगा और मरीज की सुनने की परेशानी फिर से उतनी ही हो जाएगी जितनी पहले थी, यानी साउंड का कंडक्शन इनर ईयर तक नहीं होगा, या कह सकते हैं मरीज की सुनने की परेशानी और ज्यादा हो जाएगी। कभी कभी ये जो शाफ्ट विंडो के अंदर है इसके ऊपर फाइब्रोसिस हो जाती है और ये फिर से फिक्स हो जाता है, तो ऐसे में मरीज की सुनने की परेशानी दोबारा हो सकती है।
जब इस सर्जरी को परफॉर्म करते हैं तो ये जो विंडो होती है इसके आसपास कई सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, खासकर हमारी फेशियल नर्व यानी वो नर्व जो हमारे फेस पे मसल्स को सप्लाई करती है, वो इस विंडो के 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस के आसपास से होकर के आती है। ऐसे में अगर इस नर्व को इंजरी हो गई तो पेशेंट के फेस पे लकवा या पैरालिसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कुछ मरीजों के कान में ऑपरेशन के बाद कान के पर्दे पे छेद भी बना रह सकता है। हालांकि जब ये सर्जरी की जाती है तो इसमें कान के अंदर एक छोटा सा चीरा लगा के पर्दे को उठा करके कान के मिडिल ईयर में जाके सर्जरी की जाती है। लेकिन कभी कभी पर्दे को उठाते समय हो सकता है कि पर्दे के ऊपर कोई छोटा मोटा छेद हो जाए और वो छेद ऑपरेशन के बाद भी बना रह सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इस सर्जरी के। तो ऐसे में बहुत सारे पेशेंट इस सर्जरी को नहीं कराना चाहते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो इस सर्जरी को नहीं कराना चाहते हैं या वो पेशेंट जो इस तरह की सर्जरी के लिए फिट नहीं है, यानी जिनमें ये सर्जरी नहीं करनी चाहिए, वो मरीज ऐसे में कान में हियरिंग एड यानी सुनने की मशीन लगा सकते हैं। तो अब समझते हैं कि किन मरीजों में स्टेपी सर्जरी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले वो मरीज जिनमें एक कान में ऑटोस्क्लेरोसिस है यानी बोन फिक्स हो रही है और दूसरा कान उनका पहले से डेड है, यानी दूसरे कान की नस पहले ही पूरी तरह खराब हो चुकी है, पेशेंट इस कान से नहीं सुन रहा है। तो ऐसे में इस कान में स्टेपीज सर्जरी नहीं करनी है, क्योंकि स्टेपीज सर्जरी के टाइम पे कभी कभी मरीज की सुनने की क्षमता और कम भी हो सकती है। तो ऐसे में पेशेंट को दोनों कान से सुनना बंद हो जाएगा। तो इस तरह के पेशेंट को कान में सुनने की मशीन लगानी चाहिए। अगर किसी पेशेंट का एक कान पूरी तरह से खराब है और एक कान से वो सुन रहा है, जो कान पूरी तरह से खराब है अगर उसमें भी पेशेंट को स्टेपीज की प्रॉब्लम है यानी स्टेपीज फिक्सेशन या ऑटोस्क्लेरोसिस है, तो ऐसे में पेशेंट को पहले उस कान की सर्जरी करानी चाहिए जो बिल्कुल खराब है या ज्यादा खराब है, ताकि जब ऑपरेशन के बाद अगर स्टेपीज सर्जरी सक्सेसफुली हो गई, इस कान की सुनने की क्षमता पूरी तरह से वापस आ गई, तो फिर पेशेंट दूसरे कान को भी करा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, ऐसा तब करना है जब इस कान में भी जिसमें बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा स्टेपीज की प्रॉब्लम हो या ऑटोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर इस कान में नर्व की प्रॉब्लम है यानी नसें सूख चुकी हैं, तो ऐसे में कोई सर्जरी नहीं होती है। तो अगर एक कान की नस सूखी है और दूसरे कान में स्टेपीज की प्रॉब्लम है, ऑटोस्क्लेरोसिस है, तो पेशेंट को ऑपरेशन ना करा के मशीन लगानी है। इसके अलावा जिन पेशेंट के कान में मेनियर्स डिजीज है उनमें भी ये सर्जरी नहीं की जाती है। जो बहुत कम उम्र के बच्चे हैं, हालांकि उनमें अक्सर ये बीमारी नहीं होती है, लेकिन उनमें भी अगर ये बीमारी होती है तो सर्जरी को अवॉइड करना है। इसके अलावा प्रोफेशनल एथलीट यानी जिन लोगों को ज्यादा दौड़ना होता है उन्हें भी इस तरह की सर्जरी को अवॉइड करना है। इसके अलावा वो सभी लोग जिनकी बॉडी में सडन प्रेशर का चेंज ज्यादा होता है, जैसे कि सी डाइवर्स जो लोग समुद्र में गोते लगाते हैं या जो लोग हवा में छलांग लगाते हैं, स्काई डाइविंग करते हो, या जिनका फ्रीक्वेंट एयर ट्रैवल होता हो, बार बार उन्हें हवाई सफर यानी कि जहाज से सफर करना हो, तो ऐसे में जब जहाज लैंड करता है या जब टेक ऑफ करता है तो उस समय हमारी बॉडी के अंदर या हमारे कान में प्रेशर का काफी चेंज होता है। इसके अलावा जो लोग बहुत हाई यानी बहुत ऊंचाई पे काम करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, तो इस तरह के लोगों में स्टेपीज की सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्रेशर के चेंज की वजह से कान में उनको प्रॉब्लम हो सकती है स्टेपीज सर्जरी के बाद। अब बात करते हैं कि जो लोग स्टेपीज सर्जरी कराते हैं उन्हें क्या प्रिकॉशन या परहेज रखने चाहिए। तो किसी भी ईयर सर्जरी में जो प्रिकॉशंस रखे जाते हैं वो सभी प्रिकॉशंस यहाँ भी रखने हैं, जिसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात कर चुके हैं, आप वो देख सकते हैं। उसके साथ साथ पेशेंट को सडन हेड मूवमेंट नहीं करना है, यानी अचानक अपने सर को घुमाना नहीं है। ऐसे में पेशेंट को सीवियर चक्कर आ सकता है, यानी कि वर्टिगो हो सकता है। अगले 4 हफ्तों तक पेशेंट को कोई स्ट्रीनस एक्टिविटी नहीं करनी है, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिसमें ज्यादा जोर लगाना हो, जैसे कि हैवी एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग या लैट्रिन करते समय प्रेशर लगाना या फास्ट रनिंग करना एक्सेट्रा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ऑटोस्क्लेरोसिस से रिलेटेड सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।